Hey guys, good morning. How are you all? Today we'll start chapter number 6, Physical and Chemical Changes, part 3rd. In this lecture, we'll discuss about difference between physical and chemical change and some important topics like rusting of iron and crystallization. Let's start. आइए सीखते हैं कुछ नया. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ विशेष टॉपिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर एग्जांपल्स की, एंड सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था केमिकल चेंजेस एंड देयर प्रॉपर्टीज की, और लास्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, और कुछ इसके एग्जांपल्स हैं लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है तो वहां पर केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब किया है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम दोनों को एक साथ देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट आपका व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज इट्स कंपोजिशन रिमेन द सेम डिपॉजिट इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज्ड। मतलब फिजिकल चेंज में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में यदि फिजिकल चेंज हुआ है तो मतलब उसके जो कंपोजिशन है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, बल्कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रीअरेंज्ड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O क्या है? वाटर, सभी को पता है। H2O को चाहे आप फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करो, चाहे उसको इवेपोरेट करके स्टीम में कन्वर्ट करो, तो ये चेंजेस हैं। बट इनका केमिकल कॉम्पोजिशन H2O कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी आइस का फॉर्मूला भी आपका H2O है, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O है, और वाटर का फॉर्मूला भी H2O है। बस चेंज होता है तो इनका मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट। मान लेते कोई पार्टिकल्स अभी यहाँ और ऐसे हैं, ये सॉलिड स्टेट में हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम इवेपोरेट करेंगे या फिर इसको मेल्ट करेंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? अब पार्टिकल्स आपके ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हो सकते हैं। यानी यहाँ पर पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस में क्या परिवर्तन होता है, तो व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज चेंज्ड and thus chemical change involved in the formation of new substance। यानी कोई भी केमिकल चेंज अगर होता है तो वहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा चेंज हो जाता है। यानी जो एलिमेंट या कंपाउंड्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Cu क्या है? कॉपर है, एलिमेंट है। कॉपर जब भी चेंजेस होगा कॉपर ऑक्साइड के रूप में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे आपका फॉर्म होता है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो कॉपर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? अकेला कॉपर है। ऑक्सीजन का केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन जब न्यू सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो इसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड, CuO। ये हो गया पहला डिफरेंस। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। द नेक्स्ट आपका कि फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। यानी जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। जैसे यदि हमने आइस को मेल्ट किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वाटर को फिर से हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर को इवेपोरेट करके स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टीम को वापस कूल करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा चेंज जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है, वो परमानेंट चेंज नहीं होता है। उसको वापस हम पुनः उसकी ओरिजिनल अवस्था में ला सकते हैं। बट अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज होता है। एक बार कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर और ऑक्सीजन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से।
तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, यानी वापस से फिर से कलर चेंज हो जाएगा। कोई भी स्टेट है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो वापस से चेंज हो सकती है। बट इन केमिकल चेंज कोई भी चीज एक बार परिवर्तित हो गई, एक बार चेंजेस हो गया, तो वो परमानेंट चेंज होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3, अ फिजिकल चेंज अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। बट इन केमिकल चेंज chemical change both physical and chemical properties of the substance including its composition। इट्स कंपोजिशन मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसमें केमिकल चेंजेस होगा, तो उसका जो कंपोजिशन होगा, उस कंपोजिशन में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जबकि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका, अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी फिजिकल चेंज कभी भी होता है तो वहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी रिलीज बहुत कम होता है, या कह सकते हैं कि ना के बराबर होता है। बट इन केमिकल चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज अब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी रिएक्शंस को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जो हीट को इवॉल्व करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, या उस चेंजेस को होने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम बात करें दूसरी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो उस रिएक्शन में हीट की जरूरत नहीं होती है, जैसी रिएक्शन होती है तो हीट ऑटोमेटिक रिलीज होती है। तो ये हो गया आपके 4 डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस नंबर 5। डिफरेंस नंबर 5 पहला है आपका, सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी फिजिकल चेंजेस का अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो वहां पर है आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फिजिकल चेंजेस कौन कौन से एग्जांपल हैं? पहला आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब पानी का जमना। आपको पता है कि अगर हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना। आप मोमबत्ती अगर मेल्ट होती है तो ये भी एक चेंजेस हो गया, और ये भी क्या है आपका फिजिकल चेंज। और नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना। अब पानी को आप कितना भी उबाल दो तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया? फिजिकल चेंज। बट अगर हम बात करें इन केमिकल चेंज, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर डाइजेशन, भोजन का पचना। खाना हम खाते हैं तो उसका स्वरूप अलग होता है, लेकिन डाइजेस्टेड होने के बाद उसमें जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो चाहे प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, वो सभी क्या है अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो जब भी कोयले को हम जलाते हैं तो कोयले को जलाएंगे तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? जैसे मान लेते हैं अगर हम जलाएंगे तो ये होता है फेरियम, इसका केमिकल फार्मूला होता है Fe। जब रिएक्शन जलाएंगे तो हमेशा ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये आपका बना देगा Fe2O3, ये हो गया आपका आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड आपका न्यू सब्सटेंस हो गया, ये आपका ओल्ड सब्सटेंस हो गया, ओरिजिनल सब्सटेंस हो गया। तो चूंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए बर्निंग ऑफ कोल का ये एग्जांपल नहीं था, ये एग्जांपल था रस्टिंग का। ठीक है, तो इस तरह से आयरन रस्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बर्निंग ऑफ कोल का क्या होता है? कोयले को जब हम जलाते हैं तो वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो कि न्यू सब्सटेंस है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं दैट इज केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जनरली अभी हमने बात की थी कि जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं वहां पर एनर्जी का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। बट अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच कैन बी फॉर्म हीट, लाइट एंड साउंड।
यानी एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी किसी रूप में निकल सकती है, हीट के रूप में निकल सकती है, साउंड के रूप में निकल सकती है, लाइट के रूप में निकल सकती है, बट केमिकल चेंजेस में कोई ना कोई एनर्जी प्रोडक्ट होती ही है, बट फिजिकल चेंज में ऐसा जरूरी नहीं। नेक्स्ट है इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बट अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस में तो ऑलवेज फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, नया सब्सटेंस तो बनेगा ही, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आइए देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, हमने चर्चा की थी, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर हिंदी में बोलने क्या बोलेंगे, लोहे में जंग का लगना। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा, आपके पास आसपास या अपने घर में भी आपने देखा होगा, बहुत सारा आयरन होता है जिसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर चढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे में जंग का लगना। अब ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो होपली ये आपका केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं, वो फॉर्म होता है। कैसे? व्हेन a piece of iron is left in open for some time, it's acquire a film of brownish substance that called rust. Brownish substance which is called rust. जिसे हम क्या कहते हैं, rust कहते हैं। And this process of changes of iron is rust is called rusting of iron. और इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर? चलिए इसके रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन इसका, रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। रस्ट जो होता है वो आयरन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि आयरन का आपका केमिकल फार्मूला होता है Fe और रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3। द रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। रस्ट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 मैंने बताया। एंड द केमिकल इक्वेशन रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयरन। ये आपका आयरन है, एलिमेंट है, मेटल है। जब इसमें रस्ट लगती है तो किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और साथ ही साथ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O यानी वाटर के साथ। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो आपका रस्ट फॉर्म होता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड या Fe2O3। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब अगर लोहे में जंग लगता है तो उस जंग से उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, तो सबसे पहला और सबसे उत्तम जो मेथड है, दैट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी ये सबसे अच्छा मेथड है रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। क्या होता है इसमें, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की एक पतली लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ऑन आयरन सरफेस, एंड रस्टिंग कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम। और जिंक के अलावा हम क्रोमियम की भी थिन लेयर लगा सकते हैं ऑन आयरन आर्टिकल्स, एंड वी यूज गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन GI, जो GI पाइप होते हैं, GI वायर आपने देखा होगा, वो सब क्या होते हैं, वो सब गैल्वेनाइज्ड होते हैं, उसमें आप देखो कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशन ऑफ कोट ऑफ पेंट। दूसरा क्या है, पहला तो हमने बताया गैल्वेनाइजेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोट ऑफ पेंट, यानी पेंट की कोटिंग कर देते हैं, पेंट हम कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आल्सो हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिवेंशन मेथड है आपका बाय मेकिंग एलॉय ऑफ मेटल्स, यानी कोई भी मेटल है उसका यदि हम एलॉय बना देते हैं तो भी उस पर रस्टिंग नहीं होती है। जैसे पहले बात कर लेते हैं एन एलॉय। एलॉय होता क्या, पहले तो आपको यही जानना जरूरी है कि एलॉय क्या होता है। तो एलॉय क्या होता है कि एन एलॉय इज अ कंपोजिशन ऑफ मेटल्स और मेटल्स कंबाइंड विथ वन और मोर अदर एलिमेंट्स, यानी कोई भी मेटल दूसरे मेटल के साथ कंबाइंड होता है या कोई भी मेटल दूसरे अदर मेटल के साथ मिक्स किया जाता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो उसे हम एलॉय कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल बहुत सारे हैं, ब्रोंज आपने देखा होगा, ब्रोंज। तो ब्रोंज कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेटल नहीं है, बल्कि उसमें कॉपर और टिन, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, और कॉपर और टिन दोनों को मिक्स करने के बाद इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, दैट इज एलॉय। और एलॉय क्या है, प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग।
रस्टिंग के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें होती है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू रस्टिंग होता है। तो पहला है आपका प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एटमॉस्फेयर में हमेशा अवेलेबल होता है। सर्दियों बारिश में सबसे ज्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। सेकेंड इसका जो एसेंशियल कंपोजिशन है, कंडीशन है, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन। एयर का मतलब पूरी एयर नहीं, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन पार्ट जो होता है या वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ही आयरन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रस्ट। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। नियर द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मतलब होता है दिल्ली। कुतुब मीनार कहां पर है, तो दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है। वहां पर उसके पास एक 7 मीटर हाई पिलर, 7 मीटर लंबा एक पिलर है। ब्रोविंग हॉट रेन्स रफ वेदर फॉर मोर देन 16 ईयर्स। 1600 वर्षों से कुतुब मीनार के पास एक 7 फीट का पिलर है जो कि बारिश, गर्मी, सर्दी, खराब मौसम सबको झेलता आ रहा है। उस पर किसी भी तरह का कोई भी कोरोजन, कोई भी रस्टिंग नहीं हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हैज नॉट रस्ट इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। इतने साल के बाद भी उस पर कोई भी रस्टिंग नहीं हुई है। इट्स क्वालिटी ऑफ रेसिस्टेंट आयरन इज स्टिल मास्टरी फॉर द प्रेजेंट डेज साइंटिस्ट। और आज तक वैज्ञानिक भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि व्हाट इज द रीजन, क्या हो सकता है। चित्र आपके सामने दिखा हुआ है, तो ये आपकी जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कुतुब मीनार। दिल्ली अगर जाएंगे देखेंगे, कुतुब मीनार के बगल में ही, पास में ही आप जाके देखेंगे तो ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है सामने, ये पिलर है आपका वो पिलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इतने सालों से भी उस पर किसी भी तरह की कोई रस्ट नहीं लगी है। ठीक है, ये ओरिजिनल में हमने जूम करके आपको दिखा दिया है, इस तरह का आपका आयरन पिलर है, और ये हमने दिखा दिया कुतुब मीनार के साथ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फैक्टर दैट हेल्प इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रस्टिंग को प्रोसेस कर देते हैं, रस्टिंग की स्पीड को जो है बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट है हायर मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ एयर इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग, यानी एयर में जितनी ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही ज्यादा रस्टिंग होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ साल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर आल्सो मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्टर। यदि वाटर में इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई भी साल्ट डिजॉल्व है तो भी रस्टिंग फास्ट होगी। और नेक्स्ट है आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी साल्ट्स इन सी द शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्लिप और वीक पेंटेड, यानी जो आपके समुद्र में जहाज होते हैं, वो जहाज जब तैरते हैं तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में साल्ट डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस बहुत जल्दी खराब हो जाता है और इसीलिए उसे हमेशा पेंट करके रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक कह सकते हैं हमारे चैप्टर का है क्रिस्टलाइजेशन। आज जब भी हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल मतलब सॉलिड से, ठीक है, तो व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ इम्प्योर कंपाउंड इज अलाउड टू कूल स्लोली अनडिस्टर्ब्ड in a beaker or in a crystallizing dish, after some time the crystals of pure compounds are formed and impurities are left behind a solution। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज है जिसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज मिक्स है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज मिक्स है, जब हम उसे वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाए। उसको पूरी तरह से गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद उसका जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर अलग हो जाता है और जिसके क्रिस्टल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कैसे होता है क्रिस्टलाइजेशन? इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कंपाउंड्स फ्रॉम इम्प्योर कंपाउंड्स एंड इट इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्यूरिफिकेशन का एक मेथड है जो कि इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए यूज होता है। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी यदि आपका इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, उससे आपको प्योर सल्फेट कॉपर सल्फेट निकालना है, तो इस प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइजेशन। टेबल साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जो टेबल साल्ट खाने वाला जो नमक होता है, जिसे हम टेबल साल्ट भी कह सकते हैं, NaCl भी कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, कॉमन साल्ट भी कह सकते हैं, ये आपका किचन का एक इंग्रेडिएंट्स होता है। ठीक है, तो ये कहां से ऑब्टेन होता है? सी वाटर से।
और किस प्रोसेस होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो वहां सी वाटर को इवेपोरेट करके वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट कर दिया जाता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट के वो अलग कर लिए जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और इस चैप्टर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स, केमिकल चेंजेस उनके सारे एग्जांपल्स, दोनों के बीच में डिफरेंस, सारी चीजें हमने टॉपिक वाइज का क्लियर कर दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डेली बनाता रहता हूं, अपलोड करता रहता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।